डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहली वीडियो में विभिन्न दावों का आपसी संबंध देखा था कि विभिन्न दावों के अंदर कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं। जल विभव संकल्पना क्या होती है, डीपीडी क्या होता है। तो उससे आगे देखते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन क्या होता है। कोशिका में कहाँ इनकी आवश्यकता होती है, क्यों ये आवश्यक होते हैं और क्या किस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है। तो जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। अगर हम किसी सेल को अति पराशरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अति पराशरी विलयन में अगर इसको रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, तो कोशिका में बहिर्परासरण की क्रिया होती है, एक्सोओस्मोसिस की क्रिया होती है। बहिर्परासरण और यही बहिर्परासरण की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन। अगर किसी कोशिका को उठा करके हमने अति पराशरी विलयन में रख दिया, तो अति पराशरी विलयन में रखने पर उसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में से जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। कहाँ, सॉल्यूशन में। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म का जल निकल करके चला जाएगा। तो यहां पर जब जल बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर जो है यहाँ पर वो सेल को स्फीत रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए साइटोप्लाज्म में से जब जल के अणु बाहर सॉल्यूशन में चले जाएंगे, बहिर्परासरण की प्रक्रिया यह हो जाएगी तो सेल पिचक जाएगी। तो यहाँ ये पिचकने की जो क्रिया है या वाटर को बाहर निकल के जाने की जो प्रक्रिया है बहिर्परासरण की, यही जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। विकुंचन क्या होता है, इसी सेल को लिया और अल्प पराशरी विलयन में रख दिया। इसी सेल को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया तो जो जल है वो बाहर से कहाँ आएगा, बाहर मतलब विलयन से, वो आएगा अंदर सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहां पर जो क्रिया होगी वो क्रिया होगी अंतःपरासरण की। यहां अंतःपरासरण की क्रिया संपन्न होगी। कोशिका को जब अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो बहिर्परासरण की क्रिया होती है जो जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। कोशिका को जब हम अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो यहाँ पर अंतःपरासरण की क्रिया होती है जो जीव द्रव्य विकुंचन कहलाती है। तो कोशिका वापस क्या हो जाएगी, स्फीत। जो उसका आकार चला गया था, कोशिका पिचक गई थी, वो कोशिका वापस से क्या हो जाएगी, स्फीत अवस्था में आ जाएगी। जीव द्रव्य कुंचन का यहाँ पर प्रायोगिक प्रदर्शन भी देखा था रोहिया डिस्कलर प्लांट में। उससे पहले अगर किसी जीव द्रव्य कुंचन किसी कोशिका के अंदर हो रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो स्टार्टिंग की अवस्था में हम यहाँ पर उस कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख सकते हैं, परासरण दाब भी देख सकते हैं। कौन सी अवस्था में, जब कोशिका की जीव द्रव्य कुंचन की प्रारंभिक अवस्था है।
प्रारंभिक अवस्था। किसी भी कोशिका की प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन की अवस्था में हम उस कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर बता सकते हैं, लेकिन जब क्रिया इससे आगे हो जाती है तो हम कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बता सकते। इसका जो प्रायोगिक सत्यापन किया था, जो इसका प्रैक्टिकल किया था, वो प्रायोगिक सत्यापन किया था रोहिया डिस्कलर प्लांट के अंदर। चुकंदर में भी कर सकते हैं, ट्रेडेस्केंसिया में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है रोहिया डिस्कलर का। इसकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस सेल्स जो होती हैं, ये एपिडर्मिस सेल्स बैंगनी रंग की होती हैं। इनके अंदर बैंगनी रंग पाया जाता है। जब हम इस रोहिया डिस्कलर का जीव द्रव्य कुंचन देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस की निचली सतह को हटा देंगे। सॉरी, ऊपरी, इसकी ऊपरी सतह को हटा देंगे। केवल किसको रखेंगे हम, एपिडर्मिस को। तो यहां पर इसकी ऊपरी सतह को हटा देते हैं और उसके बाद में जो ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, इनको हम अति पराशरी विलयन में रख देंगे। ये शुगर का भी हो सकता है, साल्ट का भी हो सकता है। तो यहां पर हमने शुगर का लिया है। इसकी एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं, इन सेल्स को लेकर के हमने अति पराशरी विलयन में रख दिया और विलयन में वो किसका बना था, शुगर का। तो यहां कुछ घंटे बाद जब इसका माइक्रोस्कोप से हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कि सेल में जो बैंगनी रंग था, जो पूरी कोशिका में बिखरा हुआ था, ये सेल में एक किनारे पर बैंगनी रंग होता है, किनारे पर उपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि कोशिका में बहिर्परासरण की क्रिया संपन्न हुई और बहिर्परासरण की क्रिया संपन्न होने पर जो वाटर था वो बाहर निकल गया। जब वाटर बाहर निकलेगा तो जो प्रारंभिक अवस्था मैंने बताई थी, जीव द्रव्य कुंचन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, इस प्रारंभिक अवस्था पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भित्ति को छोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले किनारों से भित्ति को छोड़ती है और किनारों से भित्ति को छोड़ने के बाद में अगर फिर भी जीव द्रव्य कुंचन नहीं रुक रहा है तो लगातार छोड़ती हुई चली जाती है और एक किनारे पर जाकर के सेल के अंदर वो जो उसके अंदर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म और कोशिका ऑर्गेनल्स जो बच जाते हैं उनको लेकर के इकट्ठी हो जाती है। मान लिया ये कोई सेल है, इस सेल में जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और यहाँ पर शुरुआत की अवस्था में इस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट थी ये, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि ये पूरी की पूरी यहाँ से एक कॉर्नर पर जाकर के एकत्रित हो जाएगी। अब जो ये बची हुई जगह है इसमें सॉल्यूशन भर जाएगा। जैसे जैसे वाटर बाहर निकलेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन यहाँ पर अंदर आता हुआ चला जाएगा और यहाँ पर आके जो जगह रह जाएगी उस जगह में आकर के यहाँ भर जाएगा। तो इस प्रकार जीव द्रव्य विकुंचित जो कोशिका होती है, इस विकुंचित कोशिका में जो जल होता है वो सब बाहर निकल जाता है और यहाँ पर मेम्ब्रेन अपने ऑर्गेनल्स के साथ में एक कॉर्नर पर सेल में प्रेजेंट हो जाती है। इसी कोशिका
कोशिका को अगर हम अल्प पराशरी विलयन में रख दें तो ये वापस से क्या हो जाएगी, स्फीत, वापस से स्फीत हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन। कोशिका से बाहर वाटर चला गया तो जीव द्रव्य कुंचन, कोशिका के अंदर अगर आ रहा है, क्योंकि विकुंचित कोशिका को जब हम अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तो वो वापस से स्फीत हो जाएगी, वो क्या कहलाता है, जीव द्रव्य विकुंचन। डायग्राम देखते हैं। ये कोई सेल है और इस सेल्स के अंदर, सेल के अंदर ये इसकी मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन बिल्कुल भित्ति से चिपकी हुई अवस्था में होती है, भित्ति से चिपकी हुई अवस्था में होती है। और आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर क्या मिलती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं, तो ये रिक्तिका प्रेजेंट है। जैसे ही जीव द्रव्य कुंचन स्टार्ट हुआ, इसको उठा करके हमने कहाँ रख दिया, अति पराशरी विलयन में। इसको उठा करके अति पराशरी विलयन में रख दिया। तो यहाँ पर विलयन में रखने के बाद शुरुआत की जो अवस्था होती है, जिसको हम प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कह रहे हैं, शुरुआत की अवस्था में जो ये मेम्ब्रेन है, जो बॉल से टच है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो इसकी बॉल है, भित्ति है, उससे बिल्कुल चिपकी हुई है, ये कोनों से हटना स्टार्ट हो जाएगी, किनारों से हटना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ इन जगहों पर बाहर से आकर के जो जो जगह यहाँ पर शेष रह जाएंगी, इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। इससे आगे अगर हमने कोशिका को अभी भी नहीं निकाला तो एक स्थिति ऐसी आती है कि कोशिका के अंदर प्रेजेंट जितना भी वाटर होता है वो वाटर बाहर निकल जाता है और यहाँ पर इस प्रकार से कोशिका की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बचे हुए ऑर्गेनल्स और वाटर के साथ में किनारे पर आकर के एकत्रित हो जाएगी और यहाँ जितना भी ये शेष बच रहा है इसमें सॉल्यूशन भर जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। ये मेम्ब्रेन है, ये अवस्था जो है, ये अवस्था पूर्ण जीव द्रव्य कुंचन की अवस्था कहलाएगी। अगर इस कोशिका को तुरंत हम अल्प पराशरी विलयन में रख देंगे तो ये कोशिका इस रूप में आ जाएगी। इसका यूज अगर देखें, जीव द्रव्य कुंचन का और विकुंचन का यूज अगर देखें तो सबसे पहले देखें हम सिग्निफिकेंस, इनके महत्व। अगर किसी कोशिका के बारे में हमें ये जानना है कि कोशिका जीवित है या मृत है तो उसके लिए उस कोशिका को हम अति पराशरी या अल्प पराशरी विलयन में रख दें तो हम बता सकते हैं कि कोशिका जीवित है या मृत है। जो जीवित सेल होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, केवल उन्हीं के अंदर प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया मिलती है।
केवल जीवित सेल्स के अंदर ही प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया मिलती है। तो हम बता सकते हैं कि कोशिका मृत है या जीवित है। सेकंड, अगर किसी कोशिका का हमको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है तो उसको हम क्या बता सकते हैं? प्राइमरी प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया में जो शुरुआत की अवस्था में, स्टार्टिंग में जो प्लाज्मोलाइसिस होता है उसकी अवस्था में हम बता सकते हैं कि कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इसके अंदर कितना परासरण दाब होगा। अपने घरों में अचार, जैम, जेली, मुरब्बा देखा होगा खूब घरों में कि जब भी अचार, जैम, जेली, मुरब्बा को जब यहाँ बनाया जाता है तो यहाँ पर या तो साल्ट बढ़ा दिया जाता है, साल्ट अधिक डाला जाता है, या यहाँ पर शुगर डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? यहाँ जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर दिया जाता है? हाई पर कंसंट्रेट कर दिया जाता है, सांद्र कर दिया जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया, फंगस इस पर आकर के वृद्धि करने लगे तो इनके अंदर बहिर्परासरण की क्रिया हो जाएगी और ये स्वतः ही मर जाएंगे, जिससे हमारा अचार, जैम, जेली, मुरब्बा क्या रहेगा? सुरक्षित। इनकी यहाँ पर ग्रोथ ना होने की वजह से हमारा सामान यहाँ पर सुरक्षित रह जाएगा। फूड फैक्ट्रीज के अंदर जब यहाँ पर मीट, मछली इनको प्रिजर्व करना होता है, मीट को किसी कंटेनरों में भर के जब प्रिजर्व करते हैं, मछलियों को प्रिजर्व करते हैं तो इनके ऊपर साल्ट लगा दिया जाता है। और वो साल्ट क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया की, फंगस की किसी प्रकार की ग्रोथ ना हो, ये सड़े नहीं। इनको सड़ने से बचाने के लिए यहाँ पर साल्ट का यूज किया जाता है। खरपतवार जो होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमारी फसल के साथ में उगाते हैं, उन खरपतवारों को यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के छिड़काव करके हटाते हैं। तो वो छिड़काव करके जब यहाँ छिड़काव किया जाता है तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया होती है? जो खरपतवार होती हैं, इन खरपतवारों के रूट्स के अंदर एक्सोओस्मोसिस की क्रिया होती है। रूट्स के अंदर, तो जब रूट्स के अंदर एक्सोओस्मोसिस की प्रक्रिया हो जाएगी तो यहाँ पर जो खरपतवार हैं उनको पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो स्वतः ही क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर खरपतवारों को भी प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा रिमूव किया जाता है। क्योंकि अगर किसी कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन हो गया है और वो जीव द्रव्य कुंचन अगर अधिक टाइम तक रहा, लंबे टाइम तक रहा, तो वो कोशिका एट लास्ट क्या हो जाएगी? डेड, मर जाएगी। तो यहाँ इसी विधि के द्वारा इन खरपतवारों को यहाँ से हटाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मीठे पानी वाले प्लांट होते हैं, अगर इनको हम समुद्री जल में रख दें, इनको समुद्री जल में अगर रख दें तो ये प्लांट क्या होंगे? मुरझा जाएंगे। और अगर लंबे टाइम तक रखें तो ये मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से वाटर निकल करके चला जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, परमानेंटली प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और एट लास्ट ये मर जाएंगे। कई बार क्या होता है कि किसान जो होते हैं
वो जब खाद देते हैं, यूरिया है, डीएपी है, तो जब खाद देते हैं, अगर खाद गलती से भी ज्यादा चला गया तो यहाँ ज्यादा खाद देने पर जो फसल होगी वो या तो पीली पड़ जाएगी बजाय हेल्दी होने के, या फिर क्या होगी, प्लांट्स जो हैं वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब खाद प्लांट्स की जड़ों के पास जाएगा तो यहाँ वही हो जाएगा, हाइपर सॉल्यूशन हो जाएगा, और अंदर सेल के अंदर अल्प पराशरी विलयन होगा, तो यहाँ पर बहिर पराशरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इसीलिए जो प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया है, इस प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया का विभिन्न तरीकों से हमारे दैनिक जीवन में भी और प्लांट्स के अंदर भी यूज किया जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक अंतःशोषण या अंतःचूषण। अंतःशोषण या अंतःचूषण शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि पदार्थों के द्वारा जल का अवशोषण किया जा रहा है। और किस प्रकार के पदार्थों के द्वारा? ठोस या अर्धठोस पदार्थ जो होते हैं। अंतःशोषण या इसको अंतःचूषण भी कह देते हैं। इम्बाइबेशन। अंतःचूषण की क्रिया है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया है और ये भौतिक प्रक्रिया अर्धठोस और ठोस पदार्थों के अंदर होती है। अर्धठोस कौन से होते हैं? कोलाइडी। अर्धठोस और ठोस पदार्थों के अंदर होती है। यहाँ जो एक कोलाइडी पदार्थ होते हैं ये जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जल स्नेही प्रकृति के होने के कारण। तो यहाँ पर जो ठोस अर्धठोस पदार्थ होते हैं ये जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। जैसे आपने बारिश के टाइम में देखा होगा, बरसात के समय जो खिड़की दरवाजे होते हैं ठोस होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतःशोषण की क्रिया होती है, अंतःचूषण की क्रिया होती है। जो ये वातावरण की नमी होती है इसको अवशोषित करके जो खिड़की दरवाजे होते हैं ये फूल जाते हैं। जो खदानों में काम करते हैं, अब तो डायनामाइट का प्रयोग होता है वर्तमान में, तो जब डायनामाइट नहीं था तो वहां पर मजदूर क्या करते थे, बरसात के समय में पत्थरों के बीच में जो छोटी छोटी खांचे होती थी उनके बीच में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को फंसा देते थे। लकड़ी के टुकड़ों को जब वहां पर फंसा दिया जाता था तो बरसात के समय में ये लकड़ी के टुकड़े पानी को अवशोषित करके फूलते थे, और फूलने के बाद में यहाँ पर एक दाब उत्पन्न होता था जिसकी वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती थी। तो जब वापस मजदूर खदानों में काम करने आते थे तो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने, क्योंकि टूटी हुई मिलती थी तो उनको अलग करने में यहाँ पर आसानी होती थी। तो ऐसे ठोस पदार्थों में भी अंतःशोषण की क्रिया होती है। ये क्रिया मृत पदार्थों के अंदर पाई जाती है, जीवित पदार्थों के अंदर नहीं पाई जाती। सीड, बीज जो होते हैं इनके ऊपर सीड कोट पाया जाता है। इस सीड कोट को भी अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा ही तोड़ा जाता है। बीज के अंदर जल जाएगा, जल अंदर गया तो यहाँ पर
बीज फूलेगा और फूलने के बाद के कोट के ऊपर क्या पड़ेगा, दाब, प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर के कारण ये टूट जाएगा। और जब ये टूट जाएगा तो यहाँ पर अंकुरण की प्रक्रिया हो जाएगी, अंकुरण की प्रक्रिया हो जाती है। राजमा छोले खूब खाते हैं, खूब पता है, सुबह भिगो तो शाम तक और शाम को भिगो सुबह तक कैसे पाते हैं, फूले हुए पाते हैं। तो वहाँ भी जल उनके अंदर प्रवेश कर जाता है और उनमें उपस्थित जो कोलाइडी पदार्थ हैं वो जल को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी फूल जाते हैं। इसके अलावा अर्ध ठोस पदार्थों की हम बात करें, सेल्यूलोज, पैक्टिन। सेल्यूलोज के जब जल को अवशोषित करेगा तो म्यूसिलेज बनाएगा और ये जल को अवशोषित करेगा पैक्टिन, तो पैक्टेट बनाएगा। मालवेसी कुल के अंदर म्यूसिलेज को खूब पढ़ा है, खूब देखा है कि सेल्यूलोज जल को अवशोषित करके चिपचिपा पदार्थ बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेज। पैक्टिन जब अवशोषित करके पैक्टेट बना देता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया किसकी है, अंतः शोषण की प्रक्रिया है। इनका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, महत्व देखें, तो स्टूडेंट्स सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, महत्वपूर्ण जो चीज है, बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण बिना इम्बाइवेशन के नहीं हो सकता। यहाँ पर जब इम्बाइवेशन की प्रोसेस होगी तभी जाके बीजों का अंकुरण होगा। अभी बताया है, बरसात के समय में खिड़की दरवाजों का फूलना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं इम्बाइवेशन के कारण ही होती हैं। जितने भी जलप्रिय कोलाइड होते हैं वो जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। एक और चीज, अंकुरण, सीड, जर्मिनेशन की प्रक्रिया। इसके अलावा कुछ घास होती हैं, इन घासों के अंदर भी यहाँ पर कुछ कोलाइड पाए जाते हैं। ये कोलाइड जल को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए दूब घास आप लोगों ने देखा होगा, डिप्टियोसाइलोडोन को। दूब घास के अंदर कैपेसिटी होती है कि जब पानी की कमी हो जाती है तो वो बिल्कुल सूख जाती है। देखा होगा, खूब पूजन वगैरह में यूज में लेते हैं हम लोग, तो वो सूख जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश के टाइम में पानी आ जाता है, पानी प्रेजेंट हो जाता है, कभी भी जब इसको पानी मिल जाता है तो इसके अंदर उपस्थित कोलाइड पदार्थ जो होते हैं वो जल को अवशोषित कर लेते हैं और जल को अवशोषित करके जो ये घास है इसको हम क्या है, पुनर्जीवित, पुनर्जन्म। तो ये जो सूख गई थी ये वापस से क्या हो जाती है, हरी, ग्रीन कलर की हो जाती है। तो ये प्रक्रिया भी किसके कारण होती है, इम्बाइवेशन के कारण होती है। बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।